शराबबंदी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार का पहले ही कुछ जीवन में, छात्र जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ था। कि नीतीश के पिताजी गांधी जी के प्रभाव में आकर शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए जेल में गए, तो उसकी तो खबर इनको होगी ज़रूर सुना होगा उन्होंने पिताजी से अपने। शादी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई, वो लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? नहीं, उसका भी जिक्र उस किताब में है। जिन्होंने देखा था वो बाहर बैठे हैं। आप अच्छे दोस्त हैं तो अच्छी अच्छी बातें जो है वही केवल आपने किताब में जिक्र किया होगा। मैंने वो किताब दोस्त की हैसियत से नहीं लिखी है और मैं उनका मुसाहिब भी नहीं हूँ। ये जो आप बता रहे हैं ये मुसाहिब करते हैं। इस किताब के लेखक और नीतीश कुमार के काफ़ी अच्छे मित्र उदयकांत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि इस बुक के बारे में कहा जा रहा है कि कई ऐसी बातें हैं जो अब तक लोगों के सामने नहीं आई है। उन उन सब बातों का जिक्र इस किताब में रखा गया है। और मुझे कैसे मालूम हुआ कि लोगों को कौन सी बात नहीं मालूम है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि कौन सी बातें जो लोग नहीं जानते, उसका मुझको इल्म नहीं है। मैंने वो सब लिखा है जो कि मुझे मालूम है। मैंने तो अमूमन जो उनका राजनीतिक कैरियर है उसके बारे में लोगों को पता है, लेकिन उनका जो निजी जो जीवन है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, क्यों नहीं। किताब तो दरअसल व्यक्ति नीतीश कुमार जी के बारे में, राजनेता नीतीश कुमार के बारे में बहुत कम है। देखिए, कोई भी व्यक्ति संभावनाओं से बढ़ता है, बनता है, आगे बढ़ता है और उसके बनने में कई कारक होते हैं। उसका परिवार, उसके मित्र, उसका स्कूल, कॉलेज, उसके गार्जियन सब मिलके उसको उस रास्ते पर ले जाने में सहायक होते हैं। तो नीतीश कुमार जी को नीतीश कुमार बनाने में कौन चीज़ें सहायक हुई होंगी, उसकी हमने पड़ताल करने की कोशिश की, उनको ढूँढने की कोशिश की और ऐसा लगता है कि हम थोड़ी हद तक सफल भी हुए। तो यानी कि नीतीश कुमार का जो बचपन का नाम था मुन्ना, हाँ। तो मुन्ना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने का जो सफ़र था, इसमें अहम अगर रोल कहें तो किनका रहा है? किसी एक व्यक्ति को तो आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, दो तीन व्यक्ति अगर हों उनके उनके जीवन जीवन में। में कई लोग आए इसकी तरह से। जैसे अगर आप मान लीजिए उनके समाजवाद के प्रति जो झुकाव हुआ, उसमें उनके कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एक मित्र बने, उनका नाम था सुरेश शेखर। वो उस वर्ष हाई स्कूल के टॉपर थे बिहार के और नीतीश कुमार जी नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर थे, तो दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता हुई। सुरेश शेखर पहले से समाजवाद के बारे में काफ़ी पढ़ के आए थे। नीतीश कुमार जी ने अपने घर में अपने पिता को राजनीति में जूझते देखा था, लड़ते देखा था, काम करते देखा था। तो उनका उनका ज्ञान व्यावहारिक था नीतीश जी का, राजनीति के बारे में। और सुरेश शेखर का ज्ञान था किताबी, बहुत अच्छा ज्ञान था। लेकिन तो दोनों जब मिल गए तो एक बहुत अच्छी दोस्ती बनी। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, मेरी समझ से सुरेश शेखर पहले व्यक्ति थे जिससे उनको समाजवाद के प्रति लगाव हुआ। फिर समाजवाद जो उनके जो युवा शाखा है उसमें जाने आने लगे, तो वहाँ उनको किशन पटनायक मिले होंगे, रामान तिवारी जी मिले होंगे, इस तरह के कई सारे लोग मिले होंगे जिससे उन्होंने कुछ कुछ करा होगा। लेकिन जो उनका जीवन दर्शन बना, वो एक तो पाश्चात्य दर्शन पढ़ के राजनीति का, और देश में अपने लोहिया जी को पढ़ के उन्होंने काफ़ी कुछ समझा, आत्मसात किया। और इसमें उनकी मदद की किशन पटनायक जी ने काफ़ी हद तक। तो ये कह सकते हैं कि ये जो अलग अलग रास्ते बने और अलग अलग सीढ़ियाँ आप कह सकते हैं जिनसे वो चढ़े, तो ये सारे लोग थे उसमें। बाद में जब परिपक्वता आई तो उनका संपर्क बना जॉर्ज फर्नांडिस साहब से, उनके साथ भी बहुत अच्छा इनका रहा। तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी, वाजपेयी जी, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी, ऐसे लोगों से इनका चूँकि संपर्क बनता रहा तो वो एक सोच उनकी बनती चली गई। शराबबंदी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार का पहले ही कुछ जीवन में, छात्र जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ था कि शराब से वो काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगे थे। उसी का असर था कि वो चाहते थे कि बिहार में शराबबंदी लागू हो। अब देखिए, आपको शायद मालूम हो, किताब में मैंने लिखा भी है कि नीतीश के पिताजी गांधी जी के प्रभाव में आकर शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए जेल में गए। काफ़ी दिनों तक उनको जेल में रहना पड़ा था, शराबबंदी के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी उन्होंने। तो उसकी तो खबर इनको होगी ज़रूर सुना होगा उन्होंने पिताजी से अपने। बाद में फिर आपको आप भी पता नहीं, आपके शहर के रहने वाले, मुझको मालूम नहीं है, लेकिन होली के 15-20 दिनों पहले से हर इलाके में, मोहल्ले में जो हुड़दंग मचती थी, जो बदतमीज़ियाँ होती थी, बदकारियाँ होती थी, और लोग शराब पी के नालों में पाए जाते थे, अस्पतालों में पाए जाते थे, दवा की दुकान के आगे, तो किसी भी समझदार व्यक्ति के मन पर उसका बहुत ख़राब असर पड़ता। फिर जब ये पटना में मुसल्लपुर हाट में एक लॉज में रहने लगे,
तो उसके नीचे रोज़ शाम में शराब पी के मारपीट की घटनाएं होती थी रोज़। और उससे उनका मन बहुत, किसी का भी मन बुरा रहेगा, कोई व्यक्ति घर में आए और आके अकारण अपनी पत्नी को पीटने लगे, बच्चों को पीटने लगे, तो और वो कुछ कर नहीं सकते थे वहाँ खड़े होकर। एक तो खुद भी पढ़ ही रहे थे और दूसरे को सीधा उनका कोई वहाँ पर आक्षेप मैंने हस्तक्षेप करने का कारण नहीं था। ये चीज़ें उनके मन में घर चलती गई। फिर और भी कुछ कुछ बातें हुई उनके जीवन में, तो उससे उनका दृढ़ विश्वास हो गया कि देश में अशिक्षा से पहले हम लोगों को हटानी चाहिए शराबबंदी। शराबबंदी होगी, लगानी चाहिए शराबबंदी। शराबबंदी होगी तो लोगों का पैसा बचेगा, ध्यान बटेगा और अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे। तो ये तो सच है कि उनके जीवन की कई घटनाओं ने उनको इस तरह से प्रेरित किया शराबबंदी लागू करने की। शादी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई, वो लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? क्या शादी के पहले उन्होंने देखा था अपनी पत्नी को? नहीं, वो उसका भी जिक्र उस किताब में है। जिन्होंने देखा था वो बाहर बैठे हैं। उनकी पत्नी को जिन्होंने देखा था कौशल किशोर ने, वो बाहर ही बैठे हुए हैं। तो उनके उनके माता पिता ने तय की थी शादी। और उनकी शादी पे अपने आप में एक बहुत ही अनहोनी घटना मुझको लगती थी, क्योंकि जब शादी के कार्ड छप गए और उनको पता चला कि शादी के लिए 20,000 रुपये तिलक मिले हैं या मिलने वाले हैं, तो बहुत नाराज़ हुए। फिर लौट के अपने पिता के पास गए, वहाँ उन्होंने बड़ा प्रतिरोध किया, कहा ऐसी शादी तो मैं कर ही सकता, लेकिन मेरी पहली शर्त तो ये है कि आप उस लड़की से भी पूछ लीजिए कि वो मुझसे शादी करने को तैयार है। अगर वो हाँ कहे तब दूसरी शर्त है मेरी कि कोई दहेज लेने की ज़रूरत नहीं है और शादी में कोई दिखावा नहीं होगा, कोई बाजा गाजा बारात नहीं जाएगी, कोई पंडित नहीं होगा। ये शादी बिल्कुल ऐसा एक, इसको आप उत्सव मान लीजिए, समारोह मान लीजिए, कोई संस्कार नहीं होंगे। यानी दहेज के पैसे लौटा दिए गए थे। बिल्कुल, उसके बाद दूसरा कार्ड छपा उनका। ख़ास बात तो यही है, जो पुराने कार्ड छपे थे उसको सब कटा कुटू के फिर नया कार्ड बना, उसमें लिखा गया कि आदर्श विवाह, दहेज रहित विवाह और कृपया कोई उपहार लेकर ना आए। यहाँ तक बात लिखी गई। ये आप समझ लीजिए आज से 50 एक साल पहले की बात है। और तब उस ज़माने में कोई नौजवान ऐसा सोच सकता। इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का विद्यार्थी जिसको उन दिनों का कोई भी पैसा दे के मिल सकता था, लेकिन ही टुक सच ए बोल्ड स्टेप। और शादी उसकी हुई वहाँ यही कौन सा हॉल कहलाता वो, छज्जू मतलब बाग। काफी सिंपल तरीके से हुआ। नहीं, कोई शादी तो कैसी शादी, आप उसकी फ़ोटो देखेंगे आप, वो कौन सा हॉल है, बड़ा सा हॉल है यहाँ पर छज्जू बाग में, किसी राजनेता के नाम पर हॉल है, वो भूल गया मैं अभी। अच्छा सर, ये बताइए, आप उनके काफी परम मित्र हैं। आप लोग आप आप 4 लोगों का एक मंडली भी है, तो उस मंडली में क्या क्या बात होती थी? कैसे आप लोग एक दूसरे का टांग खिंचाई करते थे? देखिए, ये तो अवसर की बात होती थी। अब मान लीजिए मैंने बटन ऊंचे नीचे लगा लिए हों कमीज़ में, तो मैं फंस गया, गालियाँ खा रहा हूँ। कई बार आप जानते होंगे उस ज़माने में पैंटें ढीली होती थी, तो अब बार बार आप उसको उचका के पहनते होंगे, उसके लिए खिंचाई हो गई। कभी जूता बगैर पॉलिश के पहना, उसके लिए डांट खा गए। केस आपके ठीक नहीं है, उसके लिए डांट पड़ गई। खिंचाई होती रहती किसी न किसी वजह से। नीतीश कुमार की खिंचाई कैसे आप लोग करते थे? देखिए, नीतीश कुमार जी की खिंचाई आसान नहीं थी, इस वजह से कि बड़े गंभीर किस्म के रहे शुरू से ही। वो एक निश्चित रूप से गंभीर व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उनसे किसी बहस में पड़ने का मतलब था हार जाना। तो उनकी खिंचाई करना थोड़ा मुश्किल काम होता था। लेकिन हम एक बात जानते थे कि उनको समाजवाद से बड़ा प्रेम था, और उनको चिढ़ाने के लिए हम किसी भी समाजवादी नेता की टोपी उछाल देते थे, और उसके बाद फिर वो चालू हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे, तो वो हमारा सबसे अच्छा मनोरंजन होता। बिना हंसे हुए हम लोग चुपचाप से मुंह झुका के सुनते रहते थे, और वो भाषण देते रहते थे। फिर जब ज़रा उनकी स्पीड कम हुई तो फिर कुछ छेड़ देते थे, कोई और बत्ती लगा देते थे, फिर शुरू हो जाते थे नाराज़ होकर। तब उनको याद पड़ता था कि हम लोग उनकी खिंचाई कर रहे हैं, तो फिर शांत हो जाते थे। लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार काफी जिद्दी टाइप के आदमी। आपका क्या मानना है? ज़िद्दी? मतलब जो फैसला एक बार ले लिया तो ले लिया, अब फिर उसके इतर नहीं जाना है। देखिए, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी बात से ज़रा भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ज़िद करना एक नेगेटिव क्वालिटी है। ज़िद उस चीज़ के लिए होती है जो सही हो या गलत हो, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। नीतीश कुमार जी दृढ़ निश्चयी हैं। अगर वो कोई निश्चय लेते हैं, पहले तो बगैर सोचे समझे कोई निश्चय लेते ही नहीं, और कोई बड़ा निश्चय कर लिया उन्होंने, और उसमें भी अगर उनको लगता है कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उसमें परिवर्तन करते हैं। तो जो व्यक्ति ज़िद्दी होता है वो तो अपनी बात से हटता नहीं है। पतनाला यहीं गिरेगा कहता है वो, पंचों की बात सर माथे पे, लेकिन पतनाला यहीं गिराऊंगा। ऐसा नीतीश कुमार ऐसा है नहीं, आपने देखा होगा। अभी हाल फिलहाल में कई निर्णय उन्होंने बदले मैंने उनको सुधार किया उसमें। उन्होंने वक्त की ज़रूरत के हिसाब से, समय के अनुसार उन्होंने उसको ठीक किया। लेकिन विरोधियों को तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लालच में कुछ भी कर सकते हैं।
कुछ भी कर सकते हैं, मसलन मतलब कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन। मैं सवाल का जवाब देते थक गया हूँ, आपसे भी कहता हूँ, एक ही बात कहूँगा। एक चीज़ से आप इत्तेफाक करते हैं ना कि नीतीश के परिवार का कोई व्यक्ति या उसके जाने वाला कोई व्यक्ति उसके उसके कारण किसी पद पर नहीं पहुंचा, उसको कोई लाभ, ना किसी किसी के मित्र को और न किसी जानने वाले को उसने कोई अकारण लाभ पहुंचाया। ये तो पक्की बात है। आप ये भी इत्तेफाक करते होंगे कि उनकी ईमानदारी बिल्कुल स्टर्लिंग है, उसमें कोई खोट नहीं है, कोई दोष नहीं है। ये दो बातें तो आप मानते हैं। तीसरी बात, एक चीज़ मान के चलिए, किसी व्यक्ति का पतन होने के 3 कारक होते हैं। ये कहा है जगतगुरु शंकराचार्य ने, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। ये तीनों किसी को शौक अगर हो जाए, धन कमाने की, स्त्रियों के साथ संपर्क करने की और अपनी तारीफ करवाने की, तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। राजनेताओं के साथ सबसे बड़ा मुश्किल सब, नीतीश जी में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अपने बारे में कभी उनको आपने बात करते सुना है, अपनी तारीफ करते हुए? तो जो लोग कहते हैं कि आगे बढ़े, अब ऐसे समझो, ये तो आप मानते हैं कि नीतीश बहुत तेज़ सोचते हैं और उस तेज़ गति से उसको काम पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई, मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, बोलो। जी बिल्कुल। ये पक्की बात है ना कि नीतीश कुमार एक कोई भी काम करते हैं तो तेज़ सोच है उनकी, अग्रगामी सोच है, आगे की सोचते हैं और उसको अमली जामा पहनाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। अब मेरे साथ 4 जने चल रहे हैं मान लो, और 3 की रफ्तार बहुत धीमी है और मैं चलता चलता आगे चला जाऊं और एक चौराहे पे खड़ा हो जाऊं जाके, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं उन तीनों का इंतज़ार करूं आ जाएं, आके फिर मेरे साथ चले, मैं उनके साथ खरामा खरामा चलता रहूं, और या फिर जो वहाँ उस मोड़ पर उपलब्ध हैं उनको साथ लेके चलूँ और उसी रफ्तार से चलूँ। अगर वो मेरी रफ्तार से चलते हैं तो मैं चलूँ उनके साथ, और फिर अगले मोड़ पर अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया या उनकी रफ्तार धीमी पड़ी तो फिर मैं नया साथी के साथ चलूँगा। उसमें बुरी बात क्या? ये तो आप याद रखिएगा, वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है, और इस तरह से जो खड़े होते हैं लोग वक्त जाया करते हैं, एक सर्कल में घूमते रह जाते हैं। अगर आगे बढ़ना है आपको, एक बहती नदी बनना है आपको, एक जमा हुआ तालाब नहीं बनना आपको, तो आपको आगे चलना पड़ेगा। लेकिन सर, आप लेखक भी हैं और उनके अच्छे दोस्त भी हैं, तो दर्शकों को तो ये लगेगा ना, या जो पाठक हैं उनको ये लगेगा कि आप अच्छे दोस्त हैं, तो अच्छी अच्छी बातें जो है वही केवल आपने किताब में जिक्र किया होगा। आप किताब पढ़ के देखिए, फिर आपको पता चलेगा। आप एक बार किताब पढ़ लें, फिर आपको पता चलेगा। मैंने वो किताब दोस्त की हैसियत से नहीं लिखी है और मैं उनका मुसाहिब भी नहीं हूँ। ये जो आप बता रहे हैं, ये मुसाहिब करते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखने वाले दोस्त नहीं करता। दोस्त का मतलब होता है जो खरे को खरे और खोटे को खोटा कह सके। तो अगर आप मानते हैं कि मैं उनका दोस्त हूँ, मैं मुसाहिब नहीं हूँ, याद रखना। मैं उनकी चमचागिरी नहीं कर सकता हूँ, किसी की भी नहीं। अगर वो ये पसंद होते, खुशामद पसंद, तो मैं उनके साथ क्यों खड़ा होता? मेरी अपनी एक ज़िंदगी है, अपने सिद्धांत हैं, उसमें इसकी गुंजाइश नहीं है। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि अगर जो अच्छा है उसको अच्छा न कहना अगर फैशन हो, तो मैं उस फैशन में नहीं हूँ। आप पाठकों को केवल 2 कारण बता दीजिए इस बुक को पढ़ने के लिए। ये जो नई पीढ़ी है ना, जैसे नीतीश जी की हमारी पीढ़ी थे, हमारे पास आदर्श बहुत सारे थे, बहुत सारे आदर्श। जयप्रकाश थे, लोहिया थे, कुछ लोगों के लिए जवाहरलाल आदर्श थे, कुछ लोगों के लिए इंदिरा गांधी आदर्श बनी, बहुत सारे आदर्श थे और उनकी पार्टियां अलग अलग। लोहिया हमारे आदर्श थे, कुछ लोगों के कर्पूरी ठाकुर आदर्श बने। तो एक एक दौर था जबकि हमारे आगे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके भी राज्य को, देश को आगे बढ़ाया। नई पीढ़ी के आगे ऐसा कोई आदर्श हमें दिखता नहीं नीतीश कुमार के अलावा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके व्यक्तित्व में कोई खोट ना हो, दोष ना हो, जो सिर्फ राज्य के लिए, देश के लिए सोच के आगे बढ़ता हो। तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी अगर सामने में आप लाते हैं तो उससे आपको प्रेरणा मिलती है। गांधी जी की जीवनी पढ़ी, उसने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया। मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी पढ़ी, राजेंद्र बाबू की ज़िंदगी, कई लोगों की जीवनियाँ पढ़ी, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। तो इस नीतीश कुमार जी की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको सोचने को मजबूर करेगा कि हम अपने सोचने की राह बदलें। दूसरा कारण। और दूसरा कारण, पहला कारण तो मैंने आपको बताया कि आदर्श की स्थापना की, और दूसरा कारण नई पीढ़ी के लिए या आज की पीढ़ी के लिए भी एक भविष्य की राह बताने वाली किताब है। ये किताब सिर्फ ये बता के नहीं छोड़ दी क्या हुआ, आगे क्या कर सकते हो, नीतीश जी उसके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे कर सकते हो, उसका तज़किरा इसमें बहुत ज़्यादा है। आगे की राह कैसे बने उसके बारे में इस किताब में बहुत बात की गई है। दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण बगैर पूछे मैं बता दूँ, मेरे दोस्त भी हैं। तो निश्चित रूप से ये किताब काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी गई है और इसमें तमाम वो पहलू हैं जिससे हम अपने मुख्यमंत्री को और ज़्यादा बेहतर जानने की
जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं वो उनके लिए भी यह किताब काफ़ी अहम है, क्योंकि यह उन्हें भविष्य की राहें भी दिखाएगी। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।